हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की एटकेट अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 8वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है, इसका अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हम देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं एटकेट अभ्यास पुस्तिका में, हम उनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं एवं समझने का प्रयास भी करेंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, पहले हमें पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, जिसमें हमारे लिए ये चित्र ए और चित्र बी में दो परिपथ दिए हुए हैं, जिसमें से देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं कि चित्र ए में परिपथ खुला है। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चित्र ए में ये जो परिपथ बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये परिपथ खुला हुआ है, अर्थात बीच में से तारों का संपर्क है जो वो टूटा हुआ है। ये हमारा स्विच होता है जो कि स्विच खुला हुआ है। इसको यदि हम बंद कर देंगे तो उसे हम बंद परिपथ कहते हैं, और इसको यदि हम ऑफ वो कर देंगे, इन तारों का संपर्क जब टूटा हुआ होता है तो इसे हम कहते हैं खुला परिपथ। तो इसमें तारों का संपर्क है जो वो टूटा हुआ है। तो देखिए लिखा है कि चित्र ए में परिपथ खुला है तो विद्युत धारा प्रवाह बंद हो गया, तो पंखा चलेगा या नहीं। लेकिन चित्र बी में परिपथ बंद है तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अपने साथी से चर्चा कर निष्कर्ष निकालिए। तो ये आपको आपस में चर्चा करनी है और बताना है। तो देखिए, खुले परिपथ में तारों का संपर्क है जो वो टूट जाने के कारण विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन बंद परिपथ में तारों का संपर्क एक दूसरे के साथ है, जिससे कि आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और जो पंखा है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है, आपस में आप इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ हमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं प्रश्न 1 में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि विद्युत लेपन विद्युत धारा के कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो विद्युत लेपन है जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न है कि नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है जबकि आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, नल के पानी में लवण होते हैं, बिल्कुल सही है, और आसुत जल में लवण नहीं होते हैं, ये दोनों ही सही है। नल के पानी में लवण होने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है, और आसुत जल में लवण नहीं होने के कारण यह विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। इसलिए हमारे ये दोनों सही हैं। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी कि ए तथा बी दोनों ही सही हैं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि दो द्रवों आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षित्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया कि समपरिक्षित्र का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं? तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। ठीक है, तो जिसमें चमकीला दीप्त होगा वह अच्छा चालक होगा, और जिसमें कम दीप्त होगा वह थोड़ी कमजोर चालक होगा। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर बता सकते हैं कि जो द्रव आ है जो कि अधिक चमकीला दीप्त हुआ बा से अच्छा चालक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग करने का कारण है कि इसमें कम बिजली का उपयोग होता है और इसका जीवन लंबा है, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और अधिक प्रकाश देते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों ही इसके सही हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी कि 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है। तो
निम्नलिखित में से जो शक्कर का विलयन है ये विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम देखते हैं, जिसमें प्रश्न 2 में हमें खाली स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान दिए गए हैं इनकी पूर्ति करना है। जिसमें पहला पूछा गया है खाली स्थान कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों खालिस्तान तथा खालिस्तान के विलयन होते हैं। तो देखिए अधिकांश द्रव होते हैं जो अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। विद्युत चालन करने वाले जो अधिकांश द्रव होते हैं वो या तो अम्ल होंगे या क्षारक होंगे या लवण होंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें खाली रिक्त स्थान में क्षारकों और लवणों भर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किसी विलयन से खालिस्तान प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से, क्या प्रवाहित होने से? विद्युत धारा प्रवाहित होने से। अगला खालिस्तान है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर खालिस्तान धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। चलिए खालिस्तान नंबर 4, विद्युत लेपन विद्युत धारा का खालिस्तान प्रभाव दर्शाता है। तो विद्युत लेपन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। अगला खालिस्तान है कि शक्कर युक्त विलयन विद्युत का खालिस्तान होता है। तो शक्कर युक्त विलयन विद्युत का कुचालक होता है। चलिए यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिनको कि हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आसुत जल में विद्युत चालन नहीं होता है, कारण लिखिए। तो देखिए आसुत जल में किसी भी प्रकार के लवण मौजूद नहीं होते हैं और लवणों की अनुपस्थिति के कारण ही जो आसुत जल है वह विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। तो यह इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो आपके पास ये जो पदार्थ दिए गए हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, आपको इनमें से विद्युत चालक और विद्युत कुचालक छांटने हैं और आपको इनको वर्गीकृत करना है। तो इस प्रकार से आप इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं कि विद्युत के चालक पदार्थ। तो देखिए जो विद्युत के चालक पदार्थ हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं कि तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा ये विद्युत के चालक पदार्थ हैं, जबकि रबर, प्लास्टिक और लकड़ी ये विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त हो जाता है और इसमें विद्युत की खपत भी कम होती है। इसी कारण, और आप ये कारण भी लिख सकते हैं कि इसका जीवन लंबा होता है। अभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में 3 जो देखे थे वो तीनों वो कारण भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इसमें जगह कम होने के कारण इतना ही आ पाया, लेकिन आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो एलईडी बल्ब क्या होते हैं? एलईडी यदि दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित हो तब भी दीप्त हो जाते हैं और इसमें विद्युत धारा की खपत भी कम होती है। इसी कारण विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव, और जिस कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों हो जाता है। तो देखिए बल्ब के तंतु से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण, किस प्रभाव के कारण? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु है जो उच्च ताप तक गर्म होता है और दीप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए विद्युत लेपन विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। और
इसके उदाहरण हम दे सकते हैं जैसे कि गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिम आदि। इन पर क्रोमियम धातु की जो परत है वो चढ़ाई जाती है और इसी प्रकार लोहे से बनी वस्तुओं पर भी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, क्यों? आपको ये बताना है कारण। तो देखिए, जल विद्युत धारा का सुचालक होता है, अतः यदि हम देखिए आसुत जल की बात करें तो आसुत जल विद्युत जल का सुचालक नहीं होता है, लेकिन यदि हम सामान्य जल की बात करें, क्योंकि इसमें लवण होते हैं इसलिए यह क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। अतः यदि हम गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छुएंगे तो विद्युत का प्रवाह हमारे शरीर में हो सकता है और जिससे हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण से गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो आप यहाँ पर ऐसे 3 द्रव दे सकते हैं जिनमें से कि विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। तो आप दे सकते हैं नींबू का रस, दूध, जल। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नल की टोंटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने की बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती हैं? तो देखिए, इसका सबसे मुख्य कारण है कि जो क्रोमियम है इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। क्रोमियम चमकदार होता है और इसका संक्षारण भी नहीं होता है और आसानी से इसमें खरोंच भी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी क्रोमियम है जो वो महंगा होता है। इसी कारण से हम सीधे सीधे क्रोमियम धातु से ये वस्तुएं कि नल की टोंटी, साइकिल हैंडल के पहिए, ये डायरेक्ट क्रोमियम से ना बना करके किसी सस्ती धातु से ये बनाए जाते हैं और उस वस्तु पर क्रोमियम, जिस कारण से पूरी वस्तु को क्रोमियम से ना बनाकर किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। तो मुख्य कारण है कि क्रोमियम महंगा होता है। महंगा होने के कारण ये जो वस्तुएं हैं क्रोमियम की ना बना करके किसी सस्ती धातु से बनाकर उन पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको समुद्री जल एवं आसुत जल, नमक घुला जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? तो देखिए, यदि हम आसुत जल की बात करें तो आसुत जल में किसी भी प्रकार के लवण नहीं होते हैं, अतः इसका चालक के रूप में हम उपयोग नहीं करेंगे। जबकि समुद्री जल में लवण होते हैं और नमक घुले जल में भी नमक होता है, जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। इसी कारण से हम समुद्री जल एवं नमक घुला जल, इन दोनों में से किसी का भी उपयोग चालक के रूप में कर सकेंगे और कर सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि पहेली ने चित्र अनुसार एक विद्युत सेल, विद्युत तार तथा चालक विलयन में प्रयोग कर एक विद्युत परिपथ बनाया। उसने देखा कि उसमें विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, किंतु चुंबकीय सुई परिपथ के पास लाने पर विक्षेपित हो रही है। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, इस जो पहेली है, पहेली ने इसमें सेल भी लगाया है, तार भी लगाए हैं और चालक विलयन का भी प्रयोग किया है। अब हमें इसको देख करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि बल्ब को दीप्त करने के लिए पहेली को क्या प्रयास करने चाहिए? तो देखिए, इसमें कहा गया है कि बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, तो पहेली को क्या करना चाहिए? बल्ब को दीप्त करने के लिए पहेली को क्या प्रयास करना चाहिए? तो देखिए, इसमें हमें पता चल रहा है कि चुंबकीय सुई है जो वो तो विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब है कि परिपथ में विद्युत तो प्रवाहित हो रही है, फिर भी बल्ब नहीं जलने का कारण या तो विद्युत का दुर्बल होना है अथवा बल्ब का खराब होना है। तो पहेली को क्या करना चाहिए? इसमें आप ए और ऐड कर लीजिएगा। तो पहेली को बल्ब बदलकर देखना चाहिए।
ठीक है, इतना और आप इसमें ऐड कर लीजिएगा कि पहेली को क्या करना चाहिए, पहेली को बल्ब बदल कर देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बल्ब खराब हो या फिर हो सकता है कि विद्युत का जो प्रवाह है वह दुर्बल हो, तो इसको भी चेक कर सकती है पहेली। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है। तो देखिए, परिपथ में चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। किस प्रभाव को दर्शाता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है। तो परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। बल्ब का जलना ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है, जबकि चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। देखिए, ये बल्ब का जलना किसको दर्शाता है? ऊष्मीय प्रभाव को, यदि मैंने अभी गलत बोल दिया हो तो बल्ब का जलना किस प्रभाव को दर्शाता है? ऊष्मीय प्रभाव को। चलिए, अगला प्रश्न है कि उपरोक्त परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर क्या किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर फल या सब्जी का है कि रस का जो है उसका उपयोग किया जा सकता है इनमें, क्योंकि इनमें उपस्थित जो रसायन हैं वो एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे तत्व एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे रसायन पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करते हैं और उनमें से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है, जैसे पंखा, वॉशिंग मशीन, ट्रांसफार्मर, विद्युत जनरेटर, स्पीकर, इलेक्ट्रिक घंटी, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, बहुत ही सारे ऐसे उपकरण हैं, मोबाइल, जहाँ पर कि इनका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो आप इन उपकरणों को लिख सकते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है वह है कि माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से परिपथ का आरेख बनाइए। तो देखिए, इसका जो आरेख है आप बना सकते हैं, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। आप इस प्रकार का ये आरेख बना सकते हैं। आप पाठ्य पुस्तक में देख करके इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 14(1) में बनाए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दर्शाए गए पदार्थों में डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो आपको इसमें यह बताना है कि यदि हम उन तारों को नींबू के रस में डालेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा कि नहीं, और तो हम जब डाल करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा चुंबकीय सुई यदि विक्षेपित होती है तो वह क्या होगा, जो ये नींबू का रस है यदि विक्षेपित होती है सुई तो वह सुचालक होगा। इसी प्रकार ये क्रिया हमें सभी द्रवों के साथ, सभी पदार्थों के साथ करनी है। तो नींबू का रस, तो इसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, इसलिए हम लिख देंगे यह एक सुचालक द्रव है। अगला सिरका में भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, इसलिए यह सुचालक होगा। दूध में, हाँ, तो दूध भी सुचालक होगा। आसुत जल में चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगी, इसलिए यह हो जाएगा कुचालक। आलू में चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, इसलिए यह सुचालक रहेगा, जबकि शहद में चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगी और यह एक कुचालक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, इसमें हमें उत्तर में ये निष्कर्ष देना है कि दी गई तालिका में आसुत जल और शहद विद्युत के कुचालक हैं और अन्य सभी विद्युत के सुचालक हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए, पानी है जो वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए फायरमैन जब पानी के पाइपों का उपयोग करते हैं तो पहले ही उस क्षेत्र की मुख्य आपूर्ति को बंद कर देते हैं, जिससे कि पानी के पाइपों में विद्युत प्रवाहित होने से बचा जा सके और अन्य ऐसी किसी दुर्घटना से ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला देखिए, हमने प्रश्न सारे देख लिए हैं। यहाँ हमारे लिए प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है जो कि आपको करना है। इसमें पूछा गया है कि
विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा एक खुला विद्युत परिपथ आरेख भी खींचिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परिपथ का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कुछ पदार्थ ले सकते हैं जिनको बारी बारी से खुले परिपथ में तारों के बीच रख करके हम देख सकते हैं कि वह पदार्थ सुचालक है कि कुचालक, और इस प्रकार से हम ये परिपथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप यह बात ध्यान रखिए कि आप देखिए खुले परिपथ की जगह यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बंद परिपथ। क्या लिखना है आपको? बंद परिपथ। वैसे खुले परिपथ में भी यदि जहाँ पर तार खुले हुए हैं हम वहाँ पर भी वस्तुओं को रख करके उनकी चालकता और कुचालकता जांच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये स्विच बनाया हुआ है तो हम देखेंगे कि जहाँ परिपथ ये बंद है और ये तार खुले हुए हैं, यहाँ पर हम वस्तुओं को रख करके कि कोई वस्तु सुचालक है, वह पदार्थ सुचालक है कि कुचालक, हम ऐसे जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप खुले परिपथ की जगह बंद परिपथ कर लीजिएगा। जब हम किसी वस्तु को यहाँ पर रखेंगे और यदि हमारा बल्ब प्रकाशित हो जाता है तो वह वस्तु क्या होगी? विद्युत की सुचालक होगी, और यदि हमारा बल्ब प्रकाशित नहीं होता है, जलता नहीं है, तो वह वस्तु है जो वो विद्युत की कुचालक होगी। वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर खुले की जगह बंद लिख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है जो वह है कि शाला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए। तो देखिए, ये आपको बताना है कि आप किन किन उपायों को अपनाएंगे। ये मैंने कुछ उपाय लिखे हैं जिन्हें आप भी अपना सकते हैं कि अनावश्यक जल रहे बल्ब को हम बंद कर देंगे, अनावश्यक पंखे एवं कूलर को भी हम बंद करेंगे, शाला से जाते समय विद्युत स्विच को बंद करेंगे, किचन में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग कम से कम करेंगे, टीवी को अनावश्यक नहीं चलाएंगे, विद्युत प्रेस के स्थान पर लकड़ी के कोयले का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से आप ऐसे कई उपाय हैं जो आप भी अपना सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए, अगला जो प्रोजेक्ट है हमारा वह है कि अपनी शाला, घर, मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो देखिए, आप ये सूची बना सकते हैं जैसे कि गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के कई भागों पर, कार के इंजन के भागों पर, चांदी के आभूषणों पर सोने की परत चढ़ाई जाना। ठीक है, सस्ती धातुओं वाले आभूषणों पर अन्य महंगी धातुओं की परत चढ़ाई जाना, घड़ी का डायल। इस प्रकार से आप ये दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें भी आप घर एवं स्कूल की कुछ वस्तुएं ले सकते हैं, चाहे तो घर की ही बस ले सकते हैं, जैसे घंटी जो कि धातु की बनी होती है, लोहे का दरवाज़ा, डेस्क, साइकिल, चांदी के आभूषण, स्टील की थाली, ग्लास, पानी। आप अन्य वस्तुएं भी ले सकते हैं, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। वैसे भी ये प्रोजेक्ट है जो कि आपको मन से ही करना है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे प्रश्नों को देख लिया। इनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी हमने देखा कि हम प्रोजेक्ट को किस प्रकार से हल कर सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं। तो यदि आपको देखिए वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।